गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज लेबर कॉस्ट। प्रैक्टिकल का ये अपना सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर का जो वेटेज है वो कुछ ऐसा है कि 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आए तो 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड जो कि रेयरली कम चांस है बट कई बार दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 5 मार्क्स में एंड एक 10 मार्क्स में, तो 15 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है। तो 5 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है चैप्टर। हाँ, बहुत छोटा चैप्टर है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का आना चाहिए, समझ रहे हो। चलो, हमें पढ़ना क्या है, पहले कवरेज देखते हैं सिलेबस का। देखो, पहले तो देखेंगे लेबर कॉस्ट। अच्छा, कंफ्यूज ना होना, इंस्टीट्यूट की बुक में इसको एम्प्लॉय कॉस्ट करके चैप्टर है। ठीक है, लेबर कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। दूसरे में हम देखेंगे लेबर टर्नओवर के बारे में। थर्ड जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इफिशियंसी एंड मेथड ऑफ रिन्यूमरेशन। इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में देखेंगे मेथड ऑफ रिन्यूमरेशन में, एंड लेबर की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इन्हीं पार्ट से आ रहा है। ठीक है, कुछ थ्योरी पोर्शन बचते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, लास्ट एक कंप्लीटली बढ़िया थ्योरी है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। यहाँ से क्या आएगा अपना, यहाँ से आएगा थ्योरी। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम है ना, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, बट जब ओवर टाइम की ट्रीटमेंट थ्योरी में पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा है, सिंपल सा है, एंड कई बार आरटीपी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एंड आपके एग्जाम में किसी ना किसी टाइम में आएगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पर ये चीज मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा आपको पॉइंट नंबर 1 में, ऐसे एरो लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में स्पेशली ये अलग से हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। लेक्चर भी इस पे पढ़े होंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम का, एक बार बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने अलग से एक 10-15 मिनट का वीडियो बना के डाला था। ठीक है, चलो चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है वो है लेबर कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, कि लेबर कॉस्ट निकालेंगे कैसे एंड प्रोडक्ट पे चार्ज कैसे करेंगे लेबर कॉस्ट को। ठीक है, आजा। देखो, चैप्टर है बहुत आसान, बहुत आसान। वैसे कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होते, मुझसे पूछो तो। अगर आपको लगता होगा कि मैं टीचर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर मुश्किल नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, कोई भी चैप्टर लॉजिक से बाहर नहीं, और जिस चीज में भी लॉजिक है वो मुश्किल हो नहीं सकता। हाँ, एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट समझने के लिए कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जितने भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं या फिर आगे पढ़ेंगे, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखना एक भी पॉइंट अगर आपको मुश्किल लगता है तो। ठीक, चलो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, थोड़ा ये बेसिक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनो और समझो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3M बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
एक मटेरियल, दूसरा मैन पावर, एंड थर्ड इज मनी। देखो, मटेरियल क्यों जरूरी है? क्योंकि मटेरियल को ही तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ले जाके फिनिश गुड्स बनाएंगे, है ना। रॉ मटेरियल से तो फिनिश आउटपुट बनाने हैं, समझ रहे हो। बिस्किट का एग्जांपल अगर दूं तो मैदे से ही तो बिस्किट बनाना है, तो मैदा तो जरूरी है ही। दूसरा मैन पावर, मैन पावर मतलब लेबर, एम्प्लॉय वो लोग जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैन पावर तो चाहिए, नहीं तो मटेरियल को फिनिश बनाएगा कौन? अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल आ सकता है, मशीन बनाएगा, इंसान थोड़ी ना बनाता है। चलो मशीन, कैपिटल इंटेंसिव अगर प्रोडक्शन भी है तो फिर उस मशीन को चलाएगा कौन? ऑन ऑफ इंसान ही करेगा ना, तो मैन पावर भी जरूरी है, ठीक है। एंड मनी चाहे मटेरियल हो या मैन पावर हो, ये तभी आपके पास रहेंगे जब पैसे हैं। मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, मैन पावर्स को काम करवाने के लिए भी पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैन पावर जो है, लेबर का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में, लेमन्स लैंग्वेज में, इट्स अ मैन पावर। अब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उस पर मटेरियल लगता है, मटेरियल का खर्चा लगता है, करेक्ट। लेबर का खर्चा लगेगा, करेक्ट। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, जो उस मटेरियल को फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो लेबर का भी खर्चा लगेगा। एंड ओवरहेड, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, चाहे फैक्ट्री का रेंट हो, पावर कंजम्पशन हो, एनीथिंग, सुपरवाइजर की सैलरी हो, ये सारे खर्च जुड़ने के बाद ही कोई प्रोडक्ट बनता है ना। प्रोडक्ट मान लो एक्स बनाने हैं तो ये सारे खर्चे लगेंगे, ये आएगा टोटल कॉस्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में लेबर कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नहीं। लेबर कॉस्ट, एक तो हमें लेबर कॉस्ट निकालने आना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट कॉस्ट पे चार्ज करेंगे हमें, तभी तो प्रोडक्ट कॉस्ट में हम जोड़ेंगे कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। तो लेबर कॉस्ट पता नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा ये टोटल कॉस्ट। दूसरा, लेबर कॉस्ट कंट्रोल, हमें लेबर कॉस्ट पता होगा, हम किसी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, एंड लेबर कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेबर की इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, अगर हमें लगता है लेबर लेस इफिशियंट है तो हमें इफिशियंसी बढ़ानी चाहिए लेबर की। अगर 5 घंटे में 40 यूनिट लेबर बनाते हैं, 5 घंटे नहीं 8 घंटे एग्जाम्पल लो, 8 घंटे में लेबर 40 यूनिट बनाते हैं, और हमें पता है कि दूसरे सिमिलर इंडस्ट्री में 8 घंटे में 50 यूनिट बनता है, तो यानी कि हमारी लेबर क्या है? लेस इफिशियंट है। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे लेबर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो लेबर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्शन, और सिर्फ प्रोडक्शन क्यों, सर्विस इंडस्ट्री में भी। प्रोडक्शन में तो रॉ मटेरियल भी चाहिए, सर्विस में तो जो लेबर है वही सर्विस दे रहे हैं ना, जो एम्प्लॉय है वही सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में लेबर तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, जो भी मैन पावर है, लेबर लिखते हैं, चैप्टर पे आते हैं। जो लेबर है वो दो किस्म के हो सकता है, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट लेबर का मतलब वो मैन पावर, वो लोग जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी खर्चा पर यूनिट प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है हमें पता होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। हुज कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कारीगर, जो कारीगर होते हैं, जो मेन लेबर होते हैं, जो बना रहे होते हैं गुड्स को, ठीक है। तो जो लेबर होते हैं वो तो एक तो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है कि नहीं, एंड वो जितने भी यूनिट बनाए उनका जितना भी हमने पेमेंट किया उनको, हम इजीली उस यूनिट पे चार्ज कर सकते हैं कि वो बनाने के लिए अगर इतना लेबर कॉस्ट लगा तो एक यूनिट गुड्स बनाने के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगा होगा। पर इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वो
जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, असिस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर। क्या सुपरवाइजर गुड्स बनाता है? नहीं, डायरेक्ट लेबर बनाता है। ठीक है, सुपरवाइजर क्या करता है? बस सुपरवाइज करता है, लोगों को जाके देखता है, उन पे कंट्रोल रखता है, चीजें अच्छे से बने इस पे कंट्रोल रखता है। अब सुपरवाइजर की सैलरी कैसे प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे? वो तो कई डिपार्टमेंट में जाता होगा, कई डिपार्टमेंट में कई अलग अलग किस्म के गुड्स बनते हैं। ठीक, तो सुपरवाइजर की सैलरी एक क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है ना। तो सारे ओवरहेड, सारे इनडायरेक्ट खर्चे को जोड़ के रिकवरी रेट के बेसिस पे चार्ज करते हैं, ये ओवरहेड में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? चलो, अब हम आते हैं लेबर कॉस्ट। पहला जो पॉइंट था ना अपना, अभी तो ये बेसिक देख रहे थे, पॉइंट्स पे आते हैं, एंड इट्स एलोकेशन। चलो, मान लेते हैं ये एम्प्लॉयर है, अच्छी ड्राइंग नहीं आ रही, ठीक है, और यहाँ पे लेबर है। ये कौन है? एम्प्लॉयर। ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है? लेबर है। पता है, लेबर कॉस्ट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, क्योंकि खर्चा किसके लिए है? एम्प्लॉयर के लिए। कि लेबर को जब हमने रखा है उस पर कितना खर्चा लग रहा है, एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है ना, तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो भी पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर अपने लेबर को करता है, इट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। जो भी पेमेंट जो ये एम्प्लॉयर इस लेबर के लिए करेगा, जितने भी पेमेंट, सारे लेबर कॉस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेज एंड सैलरी लेबर कॉस्ट में आते हैं, हम पेमेंट करते हैं। कुछ डीए एंड अदर अलाउंसेस बोला तो लेबर कॉस्ट में आते हैं, जैसे कि एचआरए वगैरह बोल दिया, डीए बोल दिया, हमने पेमेंट किया है, लेबर कॉस्ट में आते हैं। परक्यूजिट्स, कुछ सुविधाएं दे दी हमने लेबर को, तो उस सुविधा के लिए जितना खर्च किया ना हमने, वो खर्चा भी लेबर कॉस्ट में आता है। अच्छा बोल दो, वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये भी लेबर कॉस्ट में आता है, क्योंकि हमने लेबर के लिए ही तो, एम्प्लॉय के लिए ही तो किया है, तो ये भी लेबर कॉस्ट में आता है। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट भी लेबर कॉस्ट में आता है, जैसे कि डेफर्ड बेनिफिट में क्या आता है? अभी पेमेंट, अभी लेबर को बेनिफिट नहीं मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी। लेबर के लिए एम्प्लॉयर कई बार क्या होता है कि ये पीएफ है, ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए, एम्प्लॉय की बाद में सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉय को कुछ एज अ पीएफ कट जाता है। मान लो 10% वो कंट्रीब्यूट करता है पीएफ फंड में, बाद में उसको मिलता है वो पैसा। तो जितना करता है ना, उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है पीएफ में। तो एम्प्लॉयर भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? एम्प्लॉय के लिए कर रहा है। भले ही बेनिफिट एम्प्लॉय को आज नहीं मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट मिल सकता है, 15 साल बाद मिल सकता है, लेकिन पेमेंट तो एम्प्लॉयर कर रहा है ना उसके लिए। तो ये भी डेफर्ड बेनिफिट के लिए जो पेमेंट करता है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, पीएफ, ईएसआई में, ये सारे लेबर कॉस्ट में आते हैं। समझ रहे हो? तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर लेबर कॉस्ट में मॉनेटरी बेनिफिट तो आता ही है, सैलरी वगैरह हो गया, वेजेज, डीए वगैरह हो गया, अलावेंसेज भी सारे आते हैं, परक्यूजिट भी आती है, कोई सुख सुविधा दिया उसके लिए जो खर्च किया, ठीक है। साथ ही में डेफर्ड बेनिफिट,
जो लेबर को बाद में बेनिफिट मिलेगी उस चीज की, जैसे कि पीएफ का पैसा हो गया, ग्रेचुटी का पैसा हो गया, उसके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो भी आएगा लेबर कॉस्ट में। ठीक है। चलो अब एक फॉर्मेट बताओ, वेज रेट पूछे या फिर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। वेज रेट बोले कि एम्प्लॉय का वेज रेट बताइए, या फिर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो ये निकलेगा टोटल वेजेज डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। अभी देखते हैं दोनों के बारे में। ठीक है। अच्छा, क्यों निकाल रहे हैं हम इफेक्टिव आवरली, कि पर आवर लेबर पे कितना मेरा टोटल में इफेक्टिवली खर्च हो रहा है, क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ देखो, जो पेमेंट किया है एज अ सैलरी वो नहीं, जितने भी लेबर कॉस्ट में तो सब जोड़ते हैं ना, सब जोड़ने के बाद निकल आता है। तो पर आवर क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो लेबर जिस भी गुड्स को बना रहा है, उस गुड्स पे लेबर का कॉस्ट अगर चार्ज करना है, मुझे डालना है, तो पता भी तो होना चाहिए उस लेबर पे कितना कॉस्ट लग रहा है कि नहीं? तो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम गुड्स पे चार्ज कर सके। समझ रहे हो? आ जाओ, टोटल वेजेज में, टोटल वेजेज में वो सारी पेमेंट जो हम लेबर को देते हैं वो लेते हैं। पहला स्टार था ये। क्या क्या लोगे? तो एक बेसिक सैलरी, जिसको आप बेसिक पे बोल सकते हैं, डीए होगा वो भी लोगे, अदर जितने भी बेनिफिट दिया होगा सारे लिख लोगे, इसको बोलते हैं ग्रोस वेजेस। ठीक है। एंड एक और चीज जोड़ोगे ना, बताओ, लेबर कॉस्ट में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है एम्प्लॉय के लिए, कि एम्प्लॉय को बाद में उस चीज का पैसा मिलेगा, वो भी एम्प्लॉयर के लिए, तो वो भी खर्चा है ना। एम्प्लॉयर पेमेंट किस लिए दे रहा है? एम्प्लॉय के लिए। हमने देखा था टोटल वेजेस डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर। टोटल वेजेस तो समझ में आया। टोटल वेजेस में देखो, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा। भाई जितना भी मैंने पेमेंट किया है लेबर के लिए, जो भी खर्चे किए सब जोड़ दूंगा, हो गया टोटल वेजेस। अब दूसरा, इफेक्टिव आवर्स। एक तो टोटल आवर्स देख लो, मान लो साल का वेजेस निकाले हो, ठीक है, उस लेबर का या फिर टोटल लेबर का साल का वेजेज है, तो ऑब्वियस सी बात है आवर भी पूरी साल में जितना काम किया है उतना लेना पड़ेगा। पर मंथ का दिया है तो आवर भी पर मंथ। ठीक है। टोटल आवर ले लोगे, उसमें घटाओगे नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, लेस। एक और चीज घटाओगे, अगर कुछ हॉलीडेज जो मिलता है, हॉलीडेज गिवन, चलो एक एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि फैक्ट्री जो है ना 8 आवर्स पर डे ऑपरेट होती है रोज का, और साल में 310 डेज फैक्ट्री खुला रहेगा। ओके। दूसरा, 10 डेज जो है ना वो हॉलीडे होगी, जो इम्प्लॉइज है, जो लेबर है, उनको छुट्टी रहेगा। करेक्ट। उसके बाद
नॉर्मल आइडल टाइम है 50 आवर्स। तो इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलेगा? देखो टोटल आवर्स कैसे निकलेगा, सिंपल, 3 से 10 दिन काम होता है 8 घंटे के हिसाब से। लेस कर देंगे। अब 3 से 10 दिन तो फैक्ट्री खुलती है, पर हम 10 दिन हॉलीडेज भी तो देते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 3 से 10 दिन में हॉलीडे अभी नहीं घटा है। अगर क्वेश्चन बोलते हॉलीडे घटाने के बाद 3 से 10 दिन, तो दोबारा नहीं घटाना, घट चुका है। ठीक है, पर क्वेश्चन में बोला नहीं, हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हॉलीडे अभी घटा नहीं है। तो 10 दिन जो इम्प्लॉय काम नहीं करेंगे तो इंटू 8 पर आवर ये घटा दोगे, और लेस नॉर्मल आइडल टाइम ये घटा दोगे। तो ये आएगा आपका 24, 23, 50। ठीक है, ये आएगा आपका इफेक्टिव आवर्स। जो आइडल टाइम होते हैं ना, हॉलीडे क्यों घटाया हमने? हॉलीडे इसलिए घटाया कि पेमेंट तो दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, पेमेंट में तो टोटल पेमेंट आ गई, हॉलीडेज में तो वो काम किया ही नहीं होगा। है कि नहीं? वेजेज में तो टोटल वेजेज आ गई जितना हमने उसको दिया। हॉलीडे में हम क्या करते हैं, वो तो काम किया नहीं, तो उतने घंटा इफेक्टिवली कितना घंटा काम किया उतने घंटे पे ही चार्ज करेंगे ना, उतने घंटे का ही रेट निकालेंगे। इतना पेमेंट करी, इतने घंटे का काम हुआ है, डिवाइड करेंगे, तभी जाके सही रेट आएगा। आइडल टाइम देखो, एक वर्किंग नोट नंबर 3 कर लो। आइडल टाइम, आइडल टाइम एक नॉर्मल होता है, एक अबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम घटाना है, अबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब वो टाइम जो कि अनएवॉइडेबल है, उतना लॉस तो हो ही जाता है। फॉर एग्जांपल टी ब्रेक, फैक्ट्री गेट से लेके मशीन तक जाने में जो समय खर्च हो जाता होगा, जॉब चेंज ओवर, एक मशीन से दूसरे मशीन तक जाने में समय खर्च होता होगा, वो सब तो होता ही है। ठीक है, अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब वो टाइम जो लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक थे, बंद था फैक्ट्री, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, प्रोडक्शन हो नहीं रही, लेबर काम नहीं कर रहे, पर पेमेंट तो हमने दिया। ठीक है, पावर कट हो गया, तो ये सारे क्या है, अब नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम घटाएंगे, अब नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से अगर लेबर का आवर लॉस हुआ है वो नहीं घटाएंगे। ये लॉस जो है हमारे लिए अपना लॉस है, कॉस्टिंग पीएल का लॉस। पर ये लॉस क्या है, ये लॉस घटाएंगे तो लेबर कॉस्ट पर आवर बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट पे ज्यादा कॉस्ट चार्ज हो जाएगा। है कि नहीं? इस फॉर्मूले में बताओ, ये जब आवर कम आएगा, तो ये जो आवर कम आएगा घटाने की वजह से, तो लेबर कॉस्ट पर आवर बढ़ जाएगा कि नहीं? प्रोडक्ट पे ज्यादा चार्ज होगा, तो ज्यादा चार्ज होगा तो उसको बेचेंगे तो कस्टमर से हम ज्यादा रिकवर कर लेंगे। तो नॉर्मल आइडल टाइम ये हमारा लॉस नहीं है, ये तो हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। पर अब नॉर्मल आइडल टाइम ये हमारा नुकसान है, हमारी गलती से हुई है। ये हम प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। एक और लास्ट वर्किंग नोट लिखो, ओवर टाइम आया तो बताओ, ओवर टाइम में अगर लेबर काम किया है तो वो भी तो पैसा हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या ऊपर वेजेस निकालते टाइम ओवर टाइम का पेमेंट लेंगे? तो देखो ओवर टाइम का ना, पहले ट्रीटमेंट सुनो। ओवर टाइम अगर ड्यू टू पर्टिकुलर जॉब है, कि ओवर टाइम पता है क्यों हुआ है, एक पर्टिकुलर काम आया था उस पे ओवर टाइम हुआ है।
तो देखो, लेबर कॉस्ट निकालते टाइम ओवर टाइम को नहीं लेना, सीधा जो ओवर टाइम का पैसा है उस जॉब पे चार्ज कर देंगे। नॉर्मल लेबर कॉस्ट निकालेंगे, ओवर टाइम नहीं लेंगे। वो लेबर कॉस्ट से सारे जॉब पे कॉस्ट चार्ज कर देंगे उस लेबर का। जो ओवर टाइम उसने काम किया है ना, तो जिस प्रोडक्ट के लिए किया है उसी पे बस चार्ज करेंगे। क्योंकि वेजेज में तो ले लिए, तो पर आवर कॉस्ट निकलेगा ओवर टाइम को ऐड करके, फिर सारे प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे तो सब प्रोडक्ट पे ओवर टाइम चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, चार्ज डायरेक्टली टू दैट प्रोडक्ट। इसीलिए ऊपर वेजेस निकालते टाइम मैंने ओवर टाइम लिखा नहीं। दूसरा, इफ ओवर टाइम इज ड्यू टू रेगुलर कंपनी पॉलिसी, रेगुलर कंपनी पॉलिसी है, ओवर टाइम एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर जॉब है। क्यों करना पड़ता है, वर्कर का शॉर्टेज है जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है हमारी, तो ओवर टाइम एक रेगुलर पॉलिसी है। ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई काम आया था उस वजह से करना पड़ा, नहीं, करना ही पड़ता है। ऑन एन एवरेज हमेशा लेबर ओवर टाइम होते रहता है फैक्ट्री में। तो इस केस में ऐसे अगर क्वेश्चन होता, जो कि आपको ऐसे नहीं देगा, अलग से ओवर टाइम देगा तो बोलेगा किसी प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो हम लेबर कॉस्ट में ही ओवर टाइम को लेते हैं। ठीक है, लेबर कॉस्ट में लेके एक इन्फ्लेटेड रेट, यानी कि लेबर कॉस्ट निकालोगे तो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ लगेगा, बढ़ा हुआ रेट लगेगा और सारे प्रोडक्ट पे चार्ज कर देंगे। क्योंकि वो लेबर काम किया है ओवर टाइम, तो सारे ही प्रोडक्ट पे करता होगा ओवर टाइम। क्यों, रेगुलर कंपनी की पॉलिसी है, रोज ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम में एक्स भी बनाया, वाई भी बनाया, जेड पे भी काम किया है कि नहीं। चलो, समझ में आया। ये था पूरी पहले फॉर्मूला का डेफिनेशन। दूसरा, अच्छा, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय निकालने को बोले तो ये तो बड़ा आसान है। ग्रोस वेजेज ले लोगे, ग्रोस वेजेज में क्या था, बेसिक प्लस डीए प्लस अदर जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं सब। ठीक, ग्रोस वेजेज ले लोगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लोगे क्या, ओवर टाइम भी लोगे, पहले तो ये ओवर टाइम का लिखते हैं। अर्निंग जब निकाल रहे हो ना एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय, ऊपर कॉस्ट निकाल रहे थे तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्या निकाल रहे हो, अर्निंग, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये कितना कमाया इस कंपनी से, तो ग्रोस वेजेज मिला, ओवर टाइम मिला तो ओवर टाइम तो इसके लिए इनकम है, जोड़ेंगे प्लस। क्या इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस इंप्लॉय को थोड़ी ना मिला है, वो तो गया है पीएफ फंड में। तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक इंप्लॉय के लिए अर्निंग नहीं है, वो हमेशा जो उसके हाथ में अर्निंग आया उस चीज को ध्यान देता है। तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो नहीं जोड़ेंगे। अब एक और था ना, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा था पीएफ में, तो इंप्लॉय भी तो दे रहा था इक्वल अमाउंट, है कि नहीं, दोनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक चीज घटाओगे, जो अपना ये कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो तो कट के इसकी सैलरी आएगी ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई। अच्छा, इफेक्टिव अर्निंग बोलेगा तो इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, सिंपल है, टोटल अर्निंग निकाल लोगे, जो कि ये रहा, ऊपर हमने अभी निकालना सीखा, और एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दोगे जितना घंटा वो काम किया हो। चलो जरा कुछ क्वेश्चन देखें, फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। आ जाओ। हम्म,
नवंबर 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 के बी के 1 में कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स में आया था उस अटेम्प्ट में। ठीक है, निकालना क्या है? एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। एनुअल कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट पूछ रहा है कि नहीं? टोटल वेजेज, इफेक्टिव आवर, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। अच्छा, इसमें सिर्फ टोटल वेजेज, पर आवर यहाँ पे पूछा है, तो पर आवर कैसे निकलेगा? वही जो ऊपर टोटल वेजेज है उसको इफेक्टिव आवर से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम, तो जो भी ये आवरली कॉस्ट आएगा ना, उसको अब नॉर्मल आइडल टाइम से इंटू कर देंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। ये तो मैंने यहाँ पे बस आपको समझा दिया। चलो, सैलरी दिया है इच एम्प्लॉय का पर मंथ, एक एम्प्लॉय का निकाल लेंगे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, सबका वही है। ठीक है, ये रहा। बोनस दिया है, हमने बोनस पेमेंट किया, ये भी वेजेज में जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट हमेशा एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सिंपल, वैसे तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, उसी को याद कर लोगे, हो जाएगा। तो फिर मैं बोल क्यों रहा हूँ सोचना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या लेते हैं पीएफईएसआई में? हाँ, एम्प्लॉयर ने दिया है ये भी लेते हैं। वेलफेयर एक्सपेंस ये भी लेते हैं, पढ़ाया था अभी, बोलना मत भूल गया। पर सारे एम्प्लॉय का है, तो टोटल एम्प्लॉय के इतने। अच्छा, कितने एम्प्लॉय है? 175, तो पर एम्प्लॉय निकल जाएगा क्या? 661,500 डिवाइड बाई 175, ये पर एम्प्लॉय आ रहा है 3780। ठीक है, टोटल लीव दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ये इफेक्टिव आवरली निकालने के लिए। आइडल टाइम दिया है, ये घटाते हैं इफेक्टिव आवरली निकालने के लिए। अब नॉर्मल आइडल टाइम दिया है ड्यू टू पावर सप्लाई। अब नॉर्मल का रीजन ऐसे ही होता है। ठीक है, पावर कट, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, मशीन ब्रेकडाउन, है ना, स्ट्राइक हो गया कंपनी में। चलो, वर्किंग डेज दिया है 3 से 10। अब 3 से 10 वर्किंग डेज है, और लीव कितना दे रहे हैं? 30 डेज। तो क्या लीव घटा है 3 से 10 में कि नहीं घटा है? ये एक क्वेश्चन ऑफ डिबेट है। ठीक है, कि 3 से 10 जो वर्किंग डे, लीव घटाने के बाद, कि अभी लीव घटा नहीं है। आप दोनों एजम्पशन लेके कर सकते हो, किसी एक एजम्पशन लेके करोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ने अब डिवाइड ही तो करना है इफेक्टिव आवरली निकाल के, तो दोनों ही कर दिया है। ठीक है, चल, नवंबर 18। क्या है पहले में? एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या बोल रहा है? टोटल जो वेजेज मैंने लिखना बताया है वो। ठीक है, पर्टिकुलर्स आप लिखोगे रुपीज, बेसिक 30,000 पर मंथ है, पूरे साल का कितना आएगा? 12 3 36, 3,60,000। उसके बाद क्या है? बोनस 15%। सॉरी, 25%। उसके बाद अगला क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 15%।
उससे पहले वेलफेयर एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। पर एम्प्लॉय निकालना है ना हमें। इसको मैंने क्या बोला था, ग्रोस वेजेज। ऐड क्या करोगे आप, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ना, देखो कितना है, 15% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है हमारे केस में, ये है सैलरी, ये। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में गलती ना हो जाए। ठीक है, 5,07,780। दूसरे में इम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, तो उसके लिए तो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 2 नंबर में पूछा है टोटल वेजेज, हमें पता है 5,07,780। इफेक्टिव आवर्स निकाल लेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर अगर लिखोगे तो क्या करोगे, टोटल वेजेज, पहले फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा। टोटल वेजेज डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, टोटल वेजेज डाल दो यहाँ पे, इफेक्टिव आवर का वर्किंग नोट करने आओ। देखो टोटल आवर्स कितने होते हैं, हमारे क्वेश्चन में कितना है टोटल आवर्स, कितने दिन काम होता है, 3 से 10 दिन, 8 घंटे के हिसाब से। लेस करो नॉर्मल आइडल टाइम, कितना आएगा, 24/10। लेस हॉलीडेज, 30 × 8, 2 से 10, 2 से 40। देखो हॉलीडेज मैंने माना है कि 3 से 10 दिन है, उसमें हॉलीडेज जो 30 डेज का है अभी नहीं डिडक्ट हुआ है, तभी कर रहा हूँ। आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं डिडक्ट हुआ है, तो डिडक्ट हुआ है तो आप इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, करो जरा। कितना आएगा, 234। अच्छा, अगर हम ये एज्यूम करें सेकेंड पार्ट में कि हॉलीडेज जो है वो डिडक्ट हो चुका है, नेट ऑफ हॉलीडे जो वर्किंग डे है वो नेट ऑफ हॉलीडे है, तो इससे डिवाइड करते, तो इससे डिवाइड करते तो कितना आता, तो आता आपका आंसर 2 से 10.70। चलो इंस्टीट्यूट ने दोनों कर दिया है, एक तो 234 भी और 2 से 10.70 भी। मैंने 234 वाले को एक बेस बना के किया है
कि हॉलीडे नहीं घटा हुआ है, नहीं तो अलग से क्यों देता। ठीक है, एक और चीज पूछा था ना थर्ड में, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम। बताओ कितना है अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो अब नॉर्मल आइडल टाइम है 50 आवर्स। 50 आवर्स इनटू रेट क्या आया है 234। ठीक, चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। दो एम्प्लॉय है, फ्लोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ टू वर्कर एस आर एन एस। वेजेस दिया है, ठीक है, टीए भी दिया है, ये भी जोड़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ईएसआई, ठीक है, एंड ओवर टाइम दिया है। निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट। वेज रेट निकालना है। वेज रेट जो भी हमने दिया सारा जोड़ेंगे, टोटल वेजेज आ जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जोड़ के डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव आवर से। एलोकेट द वर्कर कॉस्ट टू जॉब एबीसी, और जो भी इन पे कॉस्ट है ना, वे 3 जॉब पे काम करे एबीसी, ये रेशियो दिया है इन पे एलोकेट करिए। ठीक है, रेशियो अनुसार बांट देंगे। ओवर टाइम क्वेश्चन दिया है, ये आर ने ओवर टाइम किया है। रेगुलर कंपनी की पॉलिसी होती तो नंबर एक सिर्फ आर क्यों करता है, यस भी ओवर टाइम करता है। पर इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपके लिए यहीं पे काफी है। ओवर टाइम इज डन ऑन जॉब ए, कह रहा है कि ओवर टाइम जो है ना वो जॉब ए के लिए किया गया है, तो सीधा जॉब ए पे चार्ज कर देंगे ओवर टाइम का खर्चा। ठीक, चलो कैलकुलेशन ऑफ, क्या वेज रेट निकालने में ओवर टाइम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जिस जॉब पे चार्ज किया है उसी पे चार्ज कर देंगे, पढ़ाया था ना ओवर टाइम। अभी करके देखते हैं। ठीक है, बेसिक डीए और क्या क्या मिला है, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ईएसआई। दोनों एक साथ ही कर देता हूं मैं। ठीक, बताओ फटाफट, बेसिक कितना है 15,000 30,000। डीए कितना है, डीए है दोनों का 50%। 15,000 का 50% 7,500 है, 30,000 का 15,000। ईपीएफ एंड ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जोड़ते हैं ना, याद है। हाँ, ईपीएफ में आर का 7% है, एंड जो ईएसआई है वो 2%, दोनों जोड़ के 9% होते हैं। बताओ 15,000 के 9% कितना हो गया। सिमिलरली यस के लिए कितना है, तो 7.5% है ईपीएफ, 2% है ईएसआई, दोनों को जोड़ दोगे तो 9.5% आते हैं। ठीक है, चलो आवर देखते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ 200, ओवर टाइम इज पेड एट अ डबल रेट। ठीक है, वो तो देख लेंगे।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ आर एट इक्वल रेट, ये भी कोई बात नहीं। अब नॉर्मल आइडल टाइम कोई नहीं है, ये जो है ये नॉर्मल ही है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द अब नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं वेज रेट निकालने के लिए। आवर्स लिख लो, 200 है, इसके लिए भी 200 है वेज रेट। अगर ये ए है और ये बी है तो कैसे निकलेगा, ए डिवाइड बाई बी करके। 239.25। ठीक है, अच्छा देखो, इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है ना, वहां पे कुछ अननेसेसरी भी सॉल्यूशन है। हमें एक तो ये निकालना था, वेज रेट निकाल लिया हमने। ठीक है, दूसरा क्या ये पूछा है कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ आर एंड एस, आर और एस की अर्निंग बताओ। अर्निंग हमने सीखा था ना कि बेसिक डीए सब जोड़ लेंगे, प्लस ओवर टाइम है वो भी जोड़ लेंगे जिसके लिए है, और माइनस क्या करेंगे, इम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन। सेम वही यहाँ पे कर रखा है तो ये तो पूछा ही नहीं था एग्जाम में, ये करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा ये पूछा था कि बताइए तीनों जॉब पे एलोकेट करके बता देते हैं। बताओ, आर का जो है ये 23850 ए बी सी पे किस रेशियो में बांटना है, तो रेशियो दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, ऑर्डिनरी वेजेज या फिर टोटल ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रेशियो दिया है, कितना दिया है रेशियो, तो रेशियो दिया है 75, 10 एंड 15। आर का एक तो ऑर्डिनरी वेजेज है, ठीक है, उसको बांटना है 75, 10 एंड 15 एबीसी में। कितना है ऑर्डिनरी वेजेज, ये रहा आर का 23,850। जरा बांट के बताओ, 23,850 का 75% ए पे बांटना है, क्यों, ठीक है, ए पे बांटना है, 75% ए पे काम किया है। बी पे 10% किया है तो 23,850 आएगा। बचा हुआ सी पे बताओ, 15%। पॉइंट को आप राउंड अप भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, छोटा फिगर है, पॉइंट आपको लिखना है। और जो ओवर टाइम इसने काम किया है, ओवर टाइम के लिए भी तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। ओवर टाइम के लिए कितना मिलेगा, आ जाओ यहाँ पे। ओवर टाइम कितना घंटा किया है, 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स। ओवर टाइम का रेट क्या है, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। नॉर्मल वेजेस एंड डीए, इसका देखो नॉर्मल वेजेस 15 है, डीए कितना था 7,500, ठीक है, 2 से आवर से डिवाइड करोगे, ये आ गया, इसका डबल 225 के रेट से इंटू 20 कर दोगे, ये आ गया 4,500। कैसे,
यहाँ देखो बेसिक और ये डीए, ये कितना आएगा जोड़ोगे तो 15, ऐसे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो वर्किंग नोट ओवर टाइम, बेसिक प्लस डीए जोड़ दिया, ये अगर 200 घंटों के लिए है तो रेट आ जाएगा, है कि नहीं? कितना आएगा +7,500 डिवाइड बाई 200, इंटू 2 करोगे तो डबल हो जाएगा रेट, और इंटू 20 करोगे तो 20 घंटे का आ जाएगा। ये आ रहा है 4,500। और ये 4,500 जो ओवर टाइम है, ये किसके लिए काम हुआ है? तो सिर्फ ए के लिए काम हुआ है, आर का जो ओवर टाइम है तो ए में डाल दोगे। सिमिलरली एस का जो है कितना है, एस का वेजेस 47,850। एबीसी पे बांटने हैं, किस रेशियो में? जिस रेशियो पे एबीसी पे काम किया होगा, 40%, 20%, 40%, इस रेशियो में। नाइनटीन 140, 19,140, 9,570, ये रहा, ठीक है। $17,887.5, ठीक। चल, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनने भी पॉइंट में लिया, पॉइंट में ले भी सकते हैं, राउंड अप भी कर सकते हैं। बेटर क्या होगा, स्मॉल वेजेस का फिगर है हमेशा पॉइंट। चलो ये देख लो, पूछा नहीं था, करना नहीं था, बट अगर पूछता वेजेस निकालिए आर और एस के लिए, बेसिक लेते, हाँ हमें पता है बेसिक कितना है 1530, डीए, डीए में पता है अभी हमने निकाला है। ओवर टाइम भी लेते, हाँ अर्निंग निकालने के लिए ओवर टाइम तो उसकी कमाई है, लेना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ाया था, याद करो। ओवर टाइम अर्निंग निकालते टाइम बोला था लेना है, टोटल ये आ जाता, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों के लिए, वो दोनों घटा देते तो आ जाता नेट अर्निंग। पर ये आपसे पूछा नहीं था क्वेश्चन।